स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 7। बच्चों यह है पाठ 7, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। बच्चों यह पाठ एक भेंट वार्ता पाठ है। तो इसमें एक डाकिये की कहानी कही जा रही है। भेंट वार्ता का अर्थ है कि किसी से मिलकर बातचीत करना, एक इंटरव्यू के जैसा है यह। और कंवर सिंह जी है जो वह खुद एक डाकिये हैं और वह एक डाकिये की कहानी सुना रहे हैं। जैसा कि वह खुद एक डाकिया है तो वह अपनी ही कहानी सुना रहे हैं, इसलिए इस पाठ का नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। शिमला की मॉल रोड, शिमला की मॉल रोड, शिमला जो है शिमला की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। डाक छाटने का अर्थ है कि बहुत जगहों से डाक आती है और वहाँ पे अलग अलग की जाती है, अलग अलग एरिया के डाक अलग अलग किए जाते हैं, मीन्स लेटर्स। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। गुनगुनी धूप कहने का अर्थ है हल्की धूप, भीनी भीनी सुनहरी धूप। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। धूप का मजा भी ले रहे हैं और फटाफट डाक छाटने का भी काम कर रहे हैं। कौन? पैकर, जो पैक करते हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। कौन? जो लेखक हैं वही। यही बातचीत आगे दी जा रही है। जो नीचे बातचीत दी जा रही है, यहाँ पर नीचे वर्णन किया गया है। तो ये इन लेखक ने यह बात उनसे बातचीत की है और नीचे वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 साल है। तो आइए बच्चों पहले जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का शिमला कहाँ है और इंडिया के मैप में वह कहाँ पर है। देखिए बच्चों यहाँ पर यह जो हिस्सा है वह हिमाचल प्रदेश, यहाँ लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश शिमला। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है और शिमला के नेरवा गांव के रहने वाले हैं कंवर सिंह जी। यह जो हिमाचल प्रदेश है बच्चों वह भारत के उत्तरी भाग में है। किसमें? नॉर्थ पार्ट में है। जम्मू एंड कश्मीर से कुछ नीचे एक अलग स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो यह उत्तरी खंड में है, हमारे भारत देश के उत्तरी खंड में है हिमाचल प्रदेश, जहाँ की बहुत सर्दी पड़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए प्रतिमा शर्मा जो लेखिका हैं इस पाठ की, फिर उन्होंने क्वेश्चन किया है आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने क्या कहा? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने अपने परिवार के बारे में जानकारी दी कि 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो गई। मेरा एक बेटा भी था, एक ही लड़का था उनका, लेकिन वह पहाड़ियों से गिरने की वजह से अब नहीं रहा। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? बच्चों देखिए ये जो मोटे जो बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं ये सारी लेखिका के द्वारा कही गई है, क्योंकि यह क्वेश्चन कर रहे हैं और कंवर सिंह जी उत्तर दे रहे हैं। तो
जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा होना जो है आम बात है, क्योंकि यहाँ पर ढलान होने के कारण तिरछी ढलानों पर जब घास काटती हैं तो औरतें गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि अब दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अम, उन्हीं रास्तों से हमें चलना पड़ता है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं, जहां तक कोई कन्वेंस नहीं पहुंच पाती है। फिर लेखिका प्रश्न करती हैं, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? तो कहते हैं, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता था। तो उन लेखिका ने वहाँ की पढ़ाई लिखाई के बारे में प्रश्न किया कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि बच्चे गांव में पढ़ते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है, पैदल जाते हैं। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, क्योंकि दो बेटियों की तो शादी हो गई है। जो उनके पास है वह 12वीं में पढ़ रही है, और जब बेटा जो था वह 10वीं में पढ़ता था, जिसकी वो हो गई है डेथ, तो वह 10वीं में पढ़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं लेखिका जी, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो बोलते हैं, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। कहते हैं कि पहले मैं इंडियन पोस्ट में गांव में डाक सेवक था, डाक पहुंचाता था, लेकिन अब मैं पैकर बन गया हूँ। अब मैं डाक को छांटता हूँ। डाक को जो लेटर्स आते हैं, एनवलप्स आते हैं, जो भी पार्सल्स आते हैं, मैं उसको छांटता हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। देखिए बच्चों, यही नीली वर्दी वाला डाक सेवक, किस प्रकार यह नीली वर्दी वाला डाक सेवक जो है साइकिल पकड़े हुए हैं और बगल में एक बैग लटकाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लेटर, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स, सभी कुछ इसमें है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, देखिए, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो कंवर सिंह जी कहते हैं, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। छोड़ने का अर्थ है पहुंचाने जाता हूँ सबकी चिट्ठियाँ। रजिस्ट्री पत्र मीन्स गवर्नमेंट जो लेटर्स होते हैं वो। पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन। बिल कहने का अर्थ है जल का बिल होता है, भूमि टैक्स बिल होता है, तो वही सब मैं पहुंचाने जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, क्या यह सब अब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं, जैसे कि ई कम्युनिकेशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि फ़ोन और फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारे तरीके बहुत बढ़ गए हैं। क्या फिर भी आपको ये सब करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है? तो कंवर सिंह जी कहते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। तो कंवर सिंह जी कहते हैं कि आजकल शहरों में भले ही बहुत सारे साधन हो गए हों, परंतु गांव में
लोग अभी भी डाकिये का इंतजार करते हैं कि डाकिया आएगा और हमारी चिट्ठी लाएगा। इसलिए गांव के लोग डाकिये का बहुत सम्मान करते हैं। अब लेखिका प्रतिमा शर्मा जी नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं कि हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो कहते हैं कंवर सिंह जी, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने से हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। कहते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि हमारा जो डाक सेवा का चैनल है वो सबसे बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। बट आज भी हमें पैदल ही जाना पड़ता है और यह हमारी जो डाक सेवा है बड़ी होने के साथ साथ सस्ती भी है। हम 50 पैसे में पोस्ट कार्ड से पूरे अपने देश में अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और 5 रुपए में तो अंतर्देशी के अंदर लिख कर भी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं लेखिका जी, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो कहते हैं कंवर सिंह जी, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो लेखिका जी उनसे प्रश्न करती हैं कि आपको आपका काम करने में तो बहुत मज़ा आता होगा। तो कंवर सिंह जी कहते हैं, हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तब बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं बूढ़े माँ-बाप को उनको मनी ऑर्डर ले जाता हूँ, जो जिनका बेटा दूर बॉर्डर पर सिपाही की नौकरी कर रहा है। मुझे तब अच्छा लगता है जब मैं किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुँचाता हूँ जिसमें किसी के आईएएस, आईपीएस, डीजी, डीसीपी बनने का रिजल्ट हो, किसी की नियुक्ति पत्र हो, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी का खुशी देखकर तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है क्योंकि उन्हें पेंशन मिलता है। हिमाचल में हर 6 महीनों के बाद ही पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो कंवर सिंह जी कहते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। किब्बर गांव हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। मुख्यालय मीन्स मेन ऑफिस। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। तो आइए बच्चों इसको मैप से समझते हैं। देखिए बच्चों, कंवर सिंह जी जो थे वह शिमला के नेरवा गांव के थे। उन्होंने 5 साल लाहौल स्पीति में घर से इतनी दूर किब्बर गांव में काम किया। किब्बर गांव लाहौल स्पीति का कहीं पे होगा बच्चों यहाँ पे, जो कि सबसे ऊंचा गांव है। फिर वहां से वह किन्नौर आए। किन्नौर में उन्होंने 5 साल तक नौकरी की। तो बच्चों कंवर सिंह जी अपनी नौकरी का सफ़र बता रहे हैं कि उन्होंने किस गांव में किस जगह से कैसे उनका ट्रांसफ़र होता था और कितने सालों तक वह कहाँ पर नौकरी किए। परंतु कहते हैं कि बसें सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं होते थे और ऐसी जगहों पे
ग्रामीण डाक सेवक का बहुत ही सम्मान किया जाता था, बहुत ही ये लोग रिस्पेक्टेड पर्सन होते थे उस समय और अभी भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। किन्नौर जिले के मुख्यालय मीन्स मेन ऑफिस में रिकांगपिओ, क्या नाम है बच्चों? रिकांगपिओ किन्नौर जिले का मुख्यालय ऑफिस था, जो मेन ऑफिस था, वहाँ नौकरी करते थे और उनकी जो ड्यूटी है वो सुबह 6 बजे शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो किन्नौर में वह बोरे रखते थे और शिमला चली जाती थी। फिर शिमला से जो बस आती थी वहां पर से वह बोरा उतारते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिसमें उंगलियां झड़ सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही है, शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। वह कहते हैं कि वह किन्नौर जिले से शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखते हैं और जो रात को 8 बजे शिमला की बस आती है तो उसमें से बोरा उतारते हैं। पैकर को यह सारे काम करने पड़ते हैं। फिर बताते हैं कि किन्नौर और लाहौल स्पीति का हिमाचल प्रदेश जो है बहुत ठंडा होता है। वहां पर चलते चलते वहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर पैरों में स्नो बाइट हो जाते हैं, क्योंकि चलते हुए जो पैर होते हैं उसमें ठंड लग जाती है और स्नो बाइट हो जाती है। स्नो बाइट बच्चों क्या होता है? बर्फ लग जाती है जिससे कि पूरी स्किन को पकड़ लेती है और उसमें गैंग्रीन हो जाता है, जिससे कि पूरा अंगूठा या फिर पैर का जो भी हिस्सा जहां पर भी बर्फ लग जाती है उसको काट कर हटाना पड़ता है। उन्हें रोज 26 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक गांव में 4 या 5 घर होते हैं और एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 4 या 5 किलोमीटर होती है। तो कहते हैं कि जो डाकिये हैं उनको तो चलना ही चलना है, डाकिये का जीवन चलना ही चलना है, उन्हें आदत सी पड़ गई है चलने की। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए बच्चों। जो अभी कंवर सिंह जी ने कहा कि स्नो बाइट हो जाती है, तो देखिए बच्चों ऐसा ही है स्नो बाइट। ये स्नो बाइट में ऐसा ही होता है, बर्फ लग गई है और उस जगह जो स्किन है वह वहाँ की जगह सड़ गई है, तो इसको ही स्नो बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? प्रमोशन कहने का अर्थ है कि इससे भी ऊपर की कोई पोस्ट है जो कि इनसे ऊपर हो। अभी पैकर हैं, पहले ग्रामीण सेवक थे, फिर पैकर हो गए, इसके ऊपर भी क्या आप जा सकते हैं? तो कहते हैं पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल है, हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नई डाकियों को रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो कहते हैं कि हाँ, प्रमोशन होने के बाद मैं डाकिया बन जाऊंगा, कुर्सी पर बैठने
वाले बाबू की जितना वेतन तो नहीं होता, लेकिन उतना ही हो जाता है। जो अब तो डाकिये की नौकरी में भी लगना मुश्किल हो गया है। जितने डाकिये रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे जो है पुराने डाकियों पर प्रेशर काम का पड़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रतिमा शर्मा जी। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो तो अपनी एक कहानी घटना को सुनाते हैं कंवर सिंह जी। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला, तबादला का अर्थ है ट्रांसफर, मतलब यहाँ से वहाँ जाना, कहीं और जाना। तो उनका जहाँ रहते थे वहाँ से उनका तबादला हो गया था शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। इनको दिया गया था चौकीदारी का काम। कहाँ? शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में। तो वहाँ की रेस्ट ऑफिस में वह चौकीदारी का काम कर रहे थे। सन 1998 की बात है, सन 1998 की बात है। 29 जनवरी को, ठंड का समय, 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो कंवर सिंह जी अपने आप पर गर्व करते हुए अपनी इस घटना को सुनाते हैं और बताते हैं कि मैं आज भी एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो बच्चों, इसकी लेखिका हैं प्रतिमा शर्मा जी। देखिए, जिन्होंने एक भेंट वार्ता की, एक इंटरव्यू इन्होंने लिया था कंवर सिंह जी का, जिससे कि एक पूरे डाकिये की कहानी उन्होंने जान ली कि एक डाकिये की लाइफ में क्या क्या होता है, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वह किस प्रकार हमारे देश की सेवा करते हैं अपनी जान पर खेल कर भी। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे हमारे देश में ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डाक के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, जो कि बिल्कुल सुरक्षित हाथों में होकर गुजरता है। वह सुरक्षित हाथ है हमारे पोस्टमैन। तो उन पोस्टमैन को हमारा एक सैल्यूट तो ज़रूर बनता है। तो बच्चों, इसी के साथ समाप्त होता है यह पाठ। इसको आप अच्छे से पढ़ें और कंवर सिंह जी के जीवन की घटना से प्रेरित होकर आप भी अपने काम को बिल्कुल ही ईमानदारी से करें, जिससे कि आपको भी कोई मेडल मिले। तो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों।